हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों को नॉर्मली थोड़ी बहुत जो बातें पता होंगी वो अच्छा है। बाकी मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, इससे आप लोगों को ये तो पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है, ग्रेविटीज़ के बारे में आप लोगों ने 9th 10th सबसे पढ़ा होगा। तो ग्रेविटी में क्या होता है, कोई एक बॉडी जो होता है वो दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जब वो अट्रैक्ट करता है तो उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ों को मैंने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती, इन दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से डिराइव किया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उन सबको मैं आप लोगों को अलग अलग से बताते जाऊँगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मली सी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका सबसे फर्स्ट इन्वेंट किसने किया था, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको सबसे फर्स्ट इन्वेंट किया था न्यूटन्स ने, जिन्होंने 3 लॉज बनाए थे। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि उसके कौन कौन से क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब उन्होंने इन्वेंट किया था तो एक सिंपल सा चीज़ था। वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे पढ़ रहे थे वो कुछ बुक्स में, तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल जो है वो ऊपर से गिरा। ठीक है, नीचे गिरा। अब उन्होंने ये सोचने लगा कि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ों में उन्होंने बहुत सारा सर्च करने का कोशिश किया कि जो भी चीज़ है, जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम कोई चीज़, कोई वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं या कोई चीज़ ऊपर से भी अगर नीचे गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, अर्थ में ही वो क्यों जाता है, एटमॉस्फेयर में वो क्यों नहीं जाता। तो इसके लिए उन्होंने जब बहुत सारा रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि एक हमारा जो अर्थ सरफेस है नीचे ग्राउंड लेवल पे, उसमें एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो उस वस्तु को या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे ही आप उसको ऊपर से या कहीं से भी आप उसको फेंक रहे हो तो वो नीचे ही जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसी के लिए उन्होंने इसको इन्वेंट किया। बट जब आप लोग बोलते हो कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, आप दोनों को मर्ज कर देते हो, है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रेविटी अलग चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज़ें होता है। तो उन दोनों को बस मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं ग्रेविटी का। ग्रेविटी क्या होता है, तो ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ऑकर्स बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडीज़। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ किसी बॉडी पे लगाता है। ठीक है, वापस एक बार, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ जो है किसी बॉडी पे लगाता है। ठीक है, वो एप्पल नीचे गिरा, ठीक है, वो बॉडी है, एक तरीके से हम उसको ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल सकते हैं। तो वो बॉडी पर जब वो कोई फोर्स लगा रहा है, कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा। ओके, सेकेंड है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज दैट हैव मासेस। जिसमें मास होगा, ठीक है, उसको वो अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए भी है ग्रेविटेशन, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखा हुआ है, मतलब 2 अलग अलग बॉडीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कब अट्रैक्ट करेगा, जब इसमें मास भी लगेगा। ठीक है, जब इसका मास भी काउंट होगा तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और उसी को बोलते हैं हम क्या, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट दैट हैव मासेस। जिसमें मास होगा, वो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो 2 बॉडीज़ के बीच लगता है, कब, जब उसमें मास होता है। क्लियर, दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटी में अर्थ जो होता है वो बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और ग्रेविटेशन 2 बॉडी को अट्रैक्ट करता है जब उसमें मास होता है। ओके, अब ये मैंने उसी का ही एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे आप लोगों को थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पे देखिए एक ट्री है, नीचे अर्थ सरफेस से ये क्या हुआ है, लगा हुआ है, अर्थ सरफेस के साथ ये अटैच है। ये आपका नीचे का अर्थ सरफेस है, ये आपका
ट्री है। इस ट्री में देखिए यहाँ पे एक एप्पल लगा हुआ है जो अभी रेस्ट कंडीशन में है। जब तक वो उस पेड़ के साथ अटैच है, उसमें लगा हुआ है, वो रेस्ट कंडीशन में है। जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या उसका खुद का सेल्फ वेट लगेगा, तब वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। गिरेगा ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है नीचे अर्थ सरफेस में, ठीक है। नहीं तो ये सीधा टूट के ऊपर चला जाता अगर नीचे ग्रेविटी नहीं होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एप्पल, ये रेस्ट कंडीशन में है। अब इसमें जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को मैं सिर्फ इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाह्य बल, कि जब मैं ही उस पर लगा रही हूँ या मैं उसको धक्का दे रही हूँ, मैं पुल कर रही हूँ, तो वो ही आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स में आपके बहुत सारे फोर्स आते हैं, जैसे कि विंड प्रेशर, ठीक है, या फिर आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो भी उसमें काउंट होता है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसमें लगेगा तो वो भी आपका जो है वो बाह्य बल वो काउंट हो सकता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपके हवा चलती रहती है, ठीक है। तो उसमें से जब इसके ऊपर कोई प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने से क्या होगा, ये जो एप्पल है जो रेस्ट कंडीशन में है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि नीचे में हमारा क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पहले रेस्ट कंडीशन में था। रेस्ट कंडीशन से जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो नीचे गिरा। तो जब फोर्स लगता है और वो आगे मूव करता है तो वो कौन से कंडीशन में चला जाता है, मोशन कंडीशन में चला जाता है। जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था फ्रिक्शन के टॉपिक में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट कंडीशन में है, जब तक मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी वो उस एरिया से या उस प्लेस से वो मूव नहीं करेगा। और उसकी एक लिमिट अमाउंट रहती है, जितना मैं उस पर प्रेशर लगा रही हूँ, अगर वो वहीं पे ही है, अपने एरिया में ही है तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टैटिक कहलाएगा। और जैसे ही मैं उसमें एक्सटर्नल ज़्यादा और प्रेशर या ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी, जब वो मूव करने लगेगा तो वो काइनेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पे भी जब वो रेस्ट कंडीशन में था, मैंने जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो मूव करके मोशन कंडीशन में आ गया। क्लियर है, मोशन कंडीशन में आया। अब ये जो है एप्पल, ये यहाँ पे तो अटका नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, सीधा आपके जो अर्थ सरफेस है उसमें जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ये रेस्ट टू मोशन कंडीशन में आया। तो ये जो है ये पूरा आपका न्यूटन का लॉ पे आता है कि जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा, तब उस बॉडी के डायरेक्शन में, उसके स्टेट में, उसके मोशन में चेंजेस आएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, अब यहाँ पे मैंने और कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि ये जो है Fe जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका एरो Fe जो है ये अर्थ का प्रेशर है, अर्थ का फोर्स है। F को हम लोग फोर्स से डिनोट करते हैं, तो Fe E लिखा हुआ है, मतलब ये अर्थ का फोर्स है। तो अर्थ का फोर्स हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तभी तो कोई भी चीज़ जो है या कोई भी बॉडी है वो क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो Fe जो है अर्थ का जो फोर्स है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे जा रहा है, डाउनवर्ड। उसी के साथ ही ये जो आपका Fa है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर का है, वो क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना ज़्यादा रहता है कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैंने जो एरो लगाया है वो क्या है, Fe डाउनवर्ड एटमॉस्फेयर, सॉरी आपका अर्थ का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों जो रहते हैं जैसे जैसे ये प्रेशर अपना बढ़ाते जाते हैं, बट हमको तो पता है ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो वो नीचे ही जाएगा। बट ये क्या रहता है, जब हम इसको अगर लिखते हैं, ठीक है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं Fa = Fe। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने माइनस क्यों लिखा, ये क्यों प्लस है, क्योंकि दोनों में कौन सा साइन है, सॉरी दोनों में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स का है, रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स की वजह से इसका जो साइन रहता है, जो अर्थ का रहता है फोर्स, वो आपका माइनस में काउंट होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इस पेड़ में जो है यहाँ पे एक और लॉ लगता है, वो रहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई फोर्स लग रहा है, सॉरी अगर कोई एक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई अगर फोर्स लग रहा है तो जस्ट उसके अपोजिट वो रिएक्शन भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अर्थ का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर का भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा लॉ काउंट हुआ,
न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कोई एक्शन उसमें होगा उसके जस्ट अपोजिट उसमें रिएक्शन भी दिखने लगेगा आपको। तो उसकी वजह से ये देखिए ये अपोजिट भी है, इसलिए हम लोग इसको अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर हम इसको पढ़ें तो देखते हैं अगर कोई भी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड साइड में लगता है तो डाउनवर्ड में भी हम उसको माइनस में ही काउंट करते हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन में भी हम लोग प्लस माइनस इन सब साइन को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो प्लस में काउंट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो माइनस में काउंट होता है। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें और कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इसको समझने में ईजी पड़ेगा। जैसे कि है यहाँ पर अर्थ का एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि अर्थ में एक अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, तो सेम चीज़ वही कर रहा है। ये जो अर्थ है वो अपनी तरफ इस बॉडी को, इस एप्पल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है, उस ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू ये उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ अगर एप्पल में कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो एप्पल भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो वही बोलता है कि अगर कोई एक्शन दिखाएगा तो मैं भी उसका रिएक्शन दिखाऊंगा, कब? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अर्थ अगर एप्पल में कोई फोर्स अप्लाई करता है, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स है, वो उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो यही बोल रहा है कि जब अगर वो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा एप्पल की ओर, जैसे कि यहाँ पे कोई बॉडी है, मतलब आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, अगर मैं उसको खींचूंगी, ठीक है, अगर मैं उसको खींच रही हूँ तो उसका जो खुद का सेल्फ वेट है वो उसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तब तक रेजिस्ट करेगा जब तक उसका लिमिट अमाउंट वहाँ पे है। जिस टाइम पे उसकी रेजिस्टिंग पावर ख़त्म हो जाएगी वो क्या करेगा? रेस्ट कंडीशन में चले जाएगा और उसके बाद मैं उस पर कोई भी प्रेशर लगा सकती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका कोई बॉडी है, इस बॉडी को मैं एक तरफ से मैं खींच रही हूँ, एक तरफ से एटमॉस्फेयर खींच रहा है। ये समझो एटमॉस्फेयर है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ ने भी खींचा, एटमॉस्फेयर ने भी खींचा, तो इसमें इस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा है? दोनों प्रेशर, दोनों फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर इस एप्पल पे अर्थ का प्रेशर लगेगा, अर्थ अगर इस पर फोर्स लगाता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये एप्पल भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स एटमॉस्फेयर के साइड से होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाएगा और वो उस फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखिए, अगर अर्थ जो है इस एप्पल पे फोर्स लगा रहा है तो ये एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा, अप्लाई करेगा उस पर। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे, आप लोगों ने लास्ट क्लास में जैसे मैं बताया था, जब मैं स्टैटिक और काइनेटिक पढ़ा रही थी आप लोगों को फ्रिक्शन में, तो F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने कुछ शुरू में ही बोला कि अट्रैक्शन वही होगा किसी बॉडी में जहाँ पे मास भी होगा, मास जहाँ पे रहेगा वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा और वहाँ पे अट्रैक्शन भी काउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए F = क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे Fa अब मैंने इस क्या कर दिया, a को मैंने इधर पक्षांतरित कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? F/m। क्लियर है? ये सबको तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक बस मैंने मैथमेटिक्स किया हुआ है कि यहाँ पर का जो F था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और m को उसके नीचे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे भी एरो मार्क किया है वो किस लिए है? जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन कम होता है, किसका? बॉडी का। ओके, अगर मास कम होगा तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काउंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करते हैं। किसके वजह से? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो मास उसका कम हो जाएगा, किसका? बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस पे डिपेंड करता है आपके ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी के ऊपर। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ आया? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, और कहीं पे इसमें और कुछ नहीं है। इसके आगे जो है मैं आप लोगों को एक सिंपल सा
उसके बारे में थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगी कि किस तरीके से मास और एक्सेलरेशन काउंट होता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी क्या होता है, जो अर्थ किसी बॉडी को जो अर्थ किसी बॉडी पे लगता है, और ग्रेविटेशन क्या होता है, जब वो किसी दो बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में जो डिफरेंस होता है वो समझा दिया, उसके बाद वो लगता किस तरीके से वो अप्लाई होता है वो बता दिया। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। ये होता है यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों बॉडीज़ के बीच की दूरी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। तो इन दोनों को हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को, और इस पूरे स्टेटमेंट्स को हम हाफ दो डिवाइड फॉर्म में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या बोलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, किसमें होता है, ग्रेविटेशन में, जो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ओके, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये नई चीज़ है, और ये नई चीज़ क्यों, क्योंकि हम अब लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का, ठीक है, जितना उसमें फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, वो उन दोनों बॉडी के मास, जो उसका द्रव्यमान है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम पहले देखिए तो ज़्यादा आप लोग को क्लियरली समझ आएगा। ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी। अब इन दोनों के बीच का जो इसमें बॉडी ए में आपका मास लग रहा है m1, बॉडी बी में आपका मास लग रहा है m2, क्लियर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लिया r। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि इस बॉडी ए ने बॉडी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ओके, अब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फोर्स जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का मास m1 इंटू m2, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, और इन दोनों बॉडीज के बीच की दूरी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि इन दोनों बॉडीज के बीच का दूरी, इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। इस r का स्क्वायर, मतलब इसको हम लेंगे r स्क्वायर, वो क्या होगा, उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे भी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही। अब इन दोनों को हम लोगों को मर्ज करके क्या लिखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने इन दोनों को क्या किया, हाफ स्टेटमेंट में मैंने बदल दिया, और उस हाफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने दो इसके इक्वेशन बना दी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी, मर्ज कर दूंगी। तो वो किस तरीके से हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ओके, अब ये जो मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये मेरे को क्या करना है, वहाँ से हटाना है। तो मैं क्या कर दूंगी, इक्वल। अब इसकी जगह मेरे को कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि कभी भी जब हम प्रोपोर्शनल का वैल्यू हटाते हैं तो वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कॉन्स्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये g जो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये आपका g का वैल्यू है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट एंड इज द टॉपिक, डायमेंशनल फार्मूला।
डायमेंशनल फार्मूला ये आप लोगों को जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने नया नहीं किया है, इस g को मैंने यहाँ पे f की जगह चेंज कर दिया है, पक्षांतरित कर दिया है, ठीक है। अब ये g आया यहाँ पे, तो g इज इक्वल टू, अब ये f जो है यहाँ पे से g हटा है तो f इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, वही चीज़ हुआ है, कुछ हम लोगों ने नया चीज़ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है जिसमें आपका g जो है वो इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा g इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, अब ये जो है इसको अब डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f जो है वो हमारा क्या है, फोर्स है, तो इसको लिख दीजिए फोर्स, r क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 m2 क्या है, मास है, तो मास इंटू मास। उसके बाद इसको हम फिजिक्स में जिस तरीके से हम इसका यूनिट वाइज पढ़ते हैं उस तरीके से कर लीजिएगा, g इज इक्वल टू, अब फोर्स का क्या होता है, mlt का mlt माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर, और जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू m का पावर माइनस 1 इंटू एल क्यूब इंटू टी का पावर माइनस 2, ठीक है। अब ये जो छोटा सा मैंने चीज़ बताया ये क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली समझा देती हूँ। ये बस इसमें जो फोर्स लग रहा है वो है ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, मास तो इसमें ऑलरेडी है m1 m2, ठीक है। अब इसमें मास को हम लोग इसलिए काउंट नहीं करें क्योंकि अभी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये जो आपका बॉडी ए है इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, FAB, ठीक है। एरो कौन सा साइड रहेगा आपका, जिस साइड से फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बॉडी बी, इसमें फोर्स FBA, तो ये दोनों देखिए, दोनों का जो साइन है वो क्या है, रिवर्स फॉर्म में है, तो इसीलिए इसका जो आप जब इसको लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा FBA वाला माइनस में, बिकॉज ये क्या है, दोनों रिवर्स फॉर्म में जा रहा है। जितना भी आपका फोर्स जो है वो मोशन, जितना फोर्स उसका जो वे ऑफ डायरेक्शन है वो आपका किस में है, रिवर्स में है, इसीलिए आपका FBA जो रहेगा वो माइनस में काउंट होगा। ओके, थैंक यू।